this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो क्लास हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर की आपकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसके अंदर हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस करी। मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करा, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोसेस, सब कुछ। देन हम लोगों ने बात करी मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। आई एम सो सॉरी, बीच में 2 दिन का आप लोगों का ब्रेक आ गया। मेरे क्या है, कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग है, तो आई थॉट थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। देन हम लोग रेगुलरली फिर से हमारा स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन कल वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और परसों की क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन। शुरू करें फटाफट से। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। देखो, हमें पता है मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। एक छोटी सी चाय की दुकान को भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, तो एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सोनी है, उसे भी मैनेज करना जरूरी है। मैनेजमेंट हॉस्पिटल में भी होता है, मैनेजमेंट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं, मैनेजमेंट मंदिर में भी होता है, चैरिटी से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलता है। अब कहीं पर अगर आप गए हो, सारा काम सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, एक ऑर्डरलीनेस है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सेटिस्फाइड फील करते हैं, हैप्पीली आते हैं, हैप्पीली जाते हैं, आप क्या बोलोगे, बढ़िया मैनेजमेंट है। काम मक्खन तरीके से हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है। लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहां पर कोई भी काम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता, बहुत ज्यादा केओस होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, आप बोलोगे मैनेजमेंट खराब है। तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक चैरिटी से रिलेटेड कुछ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, रिटेल शॉप है, हर जगह पर मैनेजमेंट जरूरी है। तो इस मैनेजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर्स जितने भी काम कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉइज से काम करवाते हैं। वो जितने भी काम कर रहे हैं, मैनेजर्स वो सारे काम खुद के लिए नहीं कर रहे। मैनेजर्स वो सारे काम क्यों करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करा जा सके। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप गोल है वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, वो सेल्स मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, वो सर्विस देना भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या है, ग्रुप गोल्स को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है। कोई चाहता है उसे अच्छी सैलरी मिले, अच्छा प्रमोशन इंक्रीमेंट मिले, कोई चाहता है यार पीयर रिकॉग्निशन मिले कि मेरे जो कॉलीग्स हैं उनके सामने मेरी एक इज्जत होनी चाहिए, आते जाते सब लोग मुझे सलाम ठोक के जाए, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। तो हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है। मैनेजर्स का क्या काम है कि सारे के सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेकर जाना कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट जो होता है वो कभी भी खुद के लिए नहीं होता है। क्यों होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। मैनेजर का काम है कि वो सारे के सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेकर जाता है, सबको एक साथ लेकर जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उन गोल्स को अचीव करा जा सके। समझ में आ गया। तो मैनेजमेंट की हेल्प से ही हम ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। याद करो, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि मैनेजर का काम क्या होता है। मैनेजर ये मेक श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज है वो सही से काम करें, कि काम इफेक्टिवनेस के साथ में भी होना चाहिए, काम एफिशिएंसी के साथ में भी होना चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो काम है वो डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब है कि काम ऐसे हो कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, काम अच्छी स्पीड से होना चाहिए, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये क्या है, एफिशिएंसी है। तो देखो, मैनेजर का हमेशा मकसद रहता है कि काम कैसे हो, कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और ये सारे काम मैनेजर कैसे करता
करता है अपने 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस यूज करके। सबसे पहले वो प्लानिंग करता है, देन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, अपने स्टाफ को डायरेक्शन देता है, बताता है क्या काम करना है, काम कैसे करना है, उन्हें मोटिवेट करता है, स्टाफ को हायर करने से रिलेटेड काम, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने से रिलेटेड काम। तो अगर मैनेजमेंट है तो हर काम एफिशिएंसी के साथ में होगा, कॉस्ट कम से कम आएगी, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास में मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमें पता है जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डायनेमिक नेचर का है। मैम डायनेमिक क्या होता है? देखो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, सरकार बदल जाती है, कभी सरकार जीएसटी लेकर आती है, सरकार ने 1500 के नोट बंद करे थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, देन कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, कोविड बार बार आ रहा था, कोविड की सेकेंड फेज आया, उसका फर्स्ट फेज था। तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। अब अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो बिजनेस को अपने अंदर भी चेंजेस लेकर आना जरूरी है। जैसे कोविड आया तो सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो एम्प्लॉइज होते हैं वो हमेशा उस चेंज को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल्स में क्या हो रहा था, एम्प्लॉइज ऐसे बोल रहे थे हमारे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, हम पढ़ा ही नहीं सकते ऑनलाइन, हमें तो नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, मोबाइल से हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, हमारे आंखों पे बड़ा स्ट्रेस पड़ता है। लेकिन मैनेजर का क्या काम होता है कि उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना, उन्हें इंप्लीमेंट करना, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना कि भाई देखो ये जो हम चेंज लेकर आ रहे हैं ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाओगे तो आप अपग्रेड होगे, आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी और आपकी नौकरी भी आपके साथ में रहेगी, आपको नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लेकर आना। एम्प्लॉइज अगर रेजिस्ट कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना दैट दिस चेंज इज गुड फॉर यू। इससे कहीं ना कहीं आप मार्केट में उतरोगे, आप उस कॉम्पिटिशन को फेस करोगे। मान लो सीबीएसई अगर कोई चेंज लेकर आता है कि बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, या फिर कोई भी चेंज लेकर आता है, आप लोग रेजिस्ट करोगे ना कि यार ये चेंज हमारे लिए सही नहीं है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पिछले सेशन के अंदर हो जाता ना, हमारे से ही क्या दुश्मनी है। हम लोगों का काम है आपको बताना दैट दिस चेंज इज गुड फॉर यू, इससे कहीं ना कहीं आपको ही फायदा होगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, बदलता हुआ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो मैनेजर का काम है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना। मैनेजर का काम यही नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लो, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर लो, सेल्स मैक्सिमाइज कर लो। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, हर किसी का अपना अपना मकसद है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। कोई अच्छी सैलरी चाहता है, कोई चाहता है उसे टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट मिले, उसे प्रमोशन मिले, कोई चाहता है पीयर रिकॉग्निशन कि मेरे कोलीग्स के अंदर मेरा नाम होना चाहिए, मेरी वाहवाही होनी चाहिए, डेमो बोर्ड पर मेरी फोटो लगनी चाहिए, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, या फिर ये तो राइजिंग स्टार है, आते जाते सब बोले सलाम सलाम, सलाम साहब, सलाम साहब। तो हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। मैनेजर्स जो हैं वो इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करते हैं। मैनेजर सिंपली अपने एम्प्लॉयज से बोलेंगे देखो ये टारगेट है, तुम्हें इस महीने कैसे भी करके 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अगर तुम लोगों ने तुम्हारा टारगेट पूरा कर लिया तो तुम्हारी डेमो बोर्ड पर फोटो भी लग जाएगी, तुम्हारा इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। तो जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, उनके अंदर एक टीम स्पिरिट लेकर आता है, एक कोऑपरेशन वाली फीलिंग लेकर आता है कि सब मिलजुल कर काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप गोल्स हैं उनके टूवर्ड्स वो लोग कमिटेड फील करें। तो ये सारा काम मैनेजर्स कैसे करें, मोटिवेट करके, अच्छी लीडरशिप दिखाकर। तो मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है, और जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। लास्ट हमारे पास में आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो मैनेजर्स की हेल्प से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही भला नहीं हो रहा, सिर्फ एम्प्लॉइज का ही भला नहीं हो रहा, मैनेजमेंट की हेल्प से पूरी की पूरी सोसाइटी का भला होता है। और देखा जाए तो एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उस बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो मैनेजर्स जो है वो सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज बना के देते हैं, सस्ती प्राइजेस पर बना के देते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं। बहुत बार नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है। तो जितने ज़्यादा हमें गुड्स और सर्विसेज
मिलेंगे, एक रीजनेबल प्राइस पर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी एम्प्लॉयमेंट की, उतना ही हमारा भला होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, वो कहीं ना कहीं देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा तो अपने आप हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, अपने आप पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो देश का भी डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा, सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। समझ में आ गया बच्चों कि मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। मैनेजमेंट से हम ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हैं, मैनेजमेंट से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है कि काम ऐसे होता है, काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। मैनेजमेंट से एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, बदलते हुए ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। मैनेजमेंट से हम हमारे एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकते हैं और मैनेजमेंट से ही हमारे देश के, हमारे सोसाइटी का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास में, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है या फिर मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो देखो ये तो हमें पढ़कर ही पता चलेगा कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, क्या है। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्योर आर्ट है। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं, कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल देते हैं मैनेजमेंट क्या है, एक इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट कभी भी एक प्योर साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, या फिर हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट सोशल साइंस है। प्रोफेशन की बात करें तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, बाकी फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। तो आज की डेट में तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में जैसी सिचुएशन चल रही है मैनेजमेंट भी प्रोफेशन में काउंट हो। तो मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सोशल साइंस है, प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट आज की डेट में तो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कल मैनेजमेंट प्रोफेशन बन जाए। वन बाय वन डिस्कस करें। देखो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या होता है तुम सब जानते हो। आर्ट के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे फाइन आर्ट्स वाले होंगे, तो फाइन आर्ट्स वाले बच्चे सिर्फ आर्ट ही थोड़ी ना करते रहते हैं, वो बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेते हैं, आपको पेपर भी देना पड़ता है। बहुत सारे लोग डांस में पीएचडी करते हैं, कथक के अंदर पीएचडी करते हैं, म्यूजिक में पीएचडी करते हैं, तो बहुत सारी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है। अब नॉलेज ले ली, लेकिन नॉलेज के साथ में जरूरी है कि आप उसके अंदर अपनी पर्सनलाइज्ड स्किल्स ऐड करो, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड करो। तो आर्ट क्या है, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। कि आपके पास में एग्जिस्टिंग नॉलेज तो है, लेकिन आप उसके अंदर अपनी स्किल्स ऐड करते हो, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी ऐड करते हो, तब जाके आप कुछ नया क्रिएट करते हो। अब आर्ट जो है वो आप स्टडी करके भी सीख सकते हो, कंटिन्यूअसली आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऐसे ये गाना गाता है, ऐसे सुरताल मिलाए जाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हो और खुद अपने एक्सपीरियंस से भी आर्ट आप सीख सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी है कि यहाँ पर पर्सनल एप्लीकेशन होना चाहिए उस नॉलेज का। फॉर एग्जाम्पल, दो पेंटिंग्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सबको पेंटिंग करना सेम सिखाया गया है कि भाई इस तरह से आपको कलर से स्क्रिबलिंग करनी है, इस तरह से आपको कलर करना है एक ही डायरेक्शन के अंदर। अब एक आर्टिस्ट इस तरह से पेंटिंग करता है, मजनू भाई हमारे, और एक आर्टिस्ट इस तरह से पेंटिंग करता है। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, लेकिन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन दोनों का अलग अलग है। दोनों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी अपनी स्किल्स दिखाई है। समझ रहे हो? तो रेगुलर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, नहीं तो आपकी आर्ट कुछ इस तरह की दिखेगी, मजनू भाई जैसी। समझ पा रहे हो आर्ट क्या होता है? तो देखो आर्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, और हम ये देखेंगे कि ये जो आर्ट के फीचर्स हैं, क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। नंबर 1 है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसे हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। अगर आपको आर्ट सीखनी है, अगर आपको आर्ट की नॉलेज लेनी है, चाहे वो कोई भी आर्ट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कथक हो, चाहे वो एयर डांस हो, कोई अलग तरह का डांस हो, हिप हॉप वगैरह हो, चाहे वो पढ़ाना हो, पढ़ाना भी एक आर्ट है, चाहे वो डांस हो, अगर आपको आर्ट की नॉलेज लेनी है तो उसके लिए बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, बहुत सारा स्टडी मटीरियल, यानी कि बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। अगर आपको फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटीरियल, किताबें अवेलेबल है। अगर
आप डांस के अंदर पीएचडी कर रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारा सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आपको डांस सीखना है तो डांस से रिलेटेड भरतनाट्यम वगैरह हो गया, कथकली हो गया, कथक है, इनसे रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी है, अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं, हम इन सबको पढ़ सकते हैं। तो आर्ट के लिए बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई करनी है तो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत सारा सिस्टमैटिक नॉलेज या फिर बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे अभी आप क्लास 12 के अंदर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन के अंदर आप मैनेजमेंट की किताबें पढ़ोगे, देन आप एमबीए वगैरह करते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में करो, मार्केटिंग के अंदर करो, फाइनेंस में करो, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर करो, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर्ट का ये जो फीचर है, ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। आर्ट के लिए बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। दूसरा फीचर क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो आर्ट के केस में क्या होता है, आप सब लोगों ने सेम थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, सब लोगों ने म्यूजिक के सेम नोट सीखे हैं, सा रे गा मा पा, लेकिन यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि कोई एकदम सॉफ्ट म्यूजिक गाएगा, कोई हिप हॉप गाएगा, कोई कुछ अलग बना देगा, वो रिमिक्स वगैरह बना देगा, या फिर कुछ भी पैरोडी वगैरह हो गई, फ्यूजन वगैरह क्रिएट कर दिया, कुछ भी बना दिया। तो वहां पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है ना, कि आप उस नॉलेज को किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। आपके सामने दो डांसर्स हैं, दोनों ने मान लो सेम पढ़ाई करी है, दोनों ने डांस के अंदर पीएचडी करी है, फिर भी दोनों का डांस करने का तरीका अलग अलग होगा। आपके सामने बीएसटी के दो टीचर्स हैं, एक मैं हूं, एक कोई दूसरे टीचर है, हम दोनों ने सेम किताबें पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है और मान लो पूनम गांधी पढ़ी है, उनके पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मतलब हमें हमारी आर्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाने का तरीका अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है हमारे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पर कि हम किस तरह से हमारी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बेसिक नॉलेज को अप्लाई करना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वरी करता है। आर्ट एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। दो स्पीकर्स, दो एक्टर्स, दो डांसर्स, दो राइटर्स हमेशा अपनी आर्ट को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे। सेम ऐसा ही मैनेजर्स के साथ में होता है। मैनेजर्स ने सेम पढ़ाई करी है, दो मैनेजर्स है, दोनों ने एमबीए कर रखा है, लेकिन दोनों अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाते हैं, दोनों अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। कुछ मान लो बहुत अच्छी जगह से एमबीए करके आए हैं, फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। कुछ एक छोटी मोटी जगह से एमबीए करके आए हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो वो देखते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग प्रॉब्लम्स के अंदर यूनिक स्टाइल से अपनी मैनेजमेंट की जो कला है उसे वहां पर शो करते हैं। और एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो बार बार प्रैक्टिस करे, इंडिविजुअल्स के साथ में प्रैक्टिस करे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, अपना इनोवेशन दिखाए, अपनी इमेजिनेशन, कुछ ना कुछ नया करे। तो मैनेजमेंट का, आर्ट का ये वाला जो फीचर है, ये भी हमारा किस में प्रेजेंट है? मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। आर्ट के अंदर भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है और मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि जो मैनेजर है वो डे टू डे लाइफ के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मैनेज कर रहे हैं तो वो अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी, अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन दिखाते हैं, विच वरीज मैनेजर टू मैनेजर। थर्ड आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखो आर्ट के लिए जरूरी है कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ली, लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में आपको कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअस बेसिस पर अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। आपने डांस सीख लिया, आप डांस में पीएचडी करके बैठे हो, लेकिन 5 साल तक आपने डांस की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं आप वो परफेक्शन जो है वो परफेक्शन खो दोगे। सेम वही चीज मैनेजर के साथ में भी होती है। मैनेजर एमबीए करके आया है, लेकिन अगर वो जॉब नहीं कर रहा है, अगर वो अपनी मैनेजमेंट को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिएटिविटी, वो अपना परफेक्शन खो देता है। तो आर्ट में जरूरी है कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में आप क्रिएटिव प्रैक्टिस भी करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अपना परफेक्शन खो दोगे। अ मैनेजर अप्लाइज हिज नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन। सेम ऐसे ही मैनेजर भी जो है वो अपनी नॉलेज को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करता है, अपनी स्किल्स दिखाता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। While working in the organization, he studies critical situations and formulates his own theories for use in the given situation. जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो अलग अलग सिचुएशंस के साथ में डील करता है, वो अपनी अलग थियोरीज डेवलप करता है। तो यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी क्रिएटिविटी वो ऐड कर रहा है। तो आर्ट का ये फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तीनों फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो क्या है, मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है, एक आर्ट है जिसके थ्रू मैनेजर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज से काम करवा रहे हैं, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्योर आर्ट है। समझ में आ गया। सेकंड हमारे पास में आता है मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट साइंस है क्या? अब देखो साइंस के अंदर क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो होता ही है कि साइंस की अगर आपको नॉलेज लेनी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, किसी भी चीज की, तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, जो साइंस के रिजल्ट्स आए हैं, वो ऐसे ही डेवलप नहीं हो गए। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जिन्होंने चीजें ऑब्जर्व करी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करा है, देन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, और तब जाके हमारे पास में रिजल्ट आया है कि अगर हम इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे तो ये इवॉल्व होगा, ये गैस इवॉल्व होगी, ये इस तरह का रिएक्शन है, हीट जनरेट होगी या नहीं होगी। समझ में आया? तो साइंस क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, आपने चीजों को ऑब्जर्व करा है कंटिन्यूअसली, फैक्ट्स पर बेस्ड है, इवेंट्स पर बेस्ड है, और तब जाके एक्सपेरिमेंट्स कर करके, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स कर करके आपके सामने कुछ जनरल ट्रुथ्स आए हैं जो लॉजिक्स पर बेस्ड है। कोई ऐवं ही हवा में बातें नहीं हो रही कि इसको इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये गैस निकलेगी, ये हमारी गैस इवॉल्व हो रही है, ये इस तरह का रिएक्शन है, ये हॉट होगा, कोल्ड होगा, सारी की सारी चीजें। समझ में आया? तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, सबसे पहले फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट वाला ही है हमारे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, कि अगर आपको साइंस की नॉलेज लेनी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, किसी भी चीज की, तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो आप 11th 12th में पढ़ते हो, 9th 10th में पढ़ के आए हो, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। सेम ऐसे ही अगर आपको मैनेजमेंट की नॉलेज लेनी है तो उसके लिए भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने अपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए हैं, अपनी थ्योरीज वगैरह दिए हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। 11th में बीएसटी पढ़ी थी, अभी आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, 12th के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ोगे, एमबीए वगैरह करोगे, चाहे किसी भी फील्ड में करो, फाइनेंस में करो, आप ह्यूमन रिसोर्स में करो, बहुत सारा सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जिस तरह से साइंस की अपनी वोकैबुलरी होती है, साइंस के टर्म्स होते हैं ना अलग अलग, मैनेजमेंट की भी अपनी एक वोकैबुलरी है, और सारे मैनेजर्स जब बात करते हैं तो वो उसी वोकैबुलरी का यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते टाइम। जैसे हम लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये मैनेजमेंट की वोकैबुलरी है जिसे हर मैनेजर यूज करता है कम्युनिकेट करते टाइम। तो साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड फीचर आता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के प्रिंसिपल्स ऐसे ही रातों रात तो नहीं बन गए, कंटिन्यूअसली चीजों को ऑब्जर्व करा गया है, ऑब्जर्वेशन के बाद में उन्हें टेस्ट करा गया है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर, तब जाके साइंस के प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। ऐसा ही है, एप्पल गिर रहा है, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करा गया, और तब देखा अच्छा न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ मोशन दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया कि हाँ भाई ऐसा होता है, ग्रेविटी की वजह से ये जो एप्पल है वो नीचे ही आ रहा है। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी रातों रात नहीं बने हैं, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करा गया है, कंटिन्यूअसली टेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं, तब जाके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने हैं। जैसे आप आगे चलकर पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, कि पूरा का पूरा काम ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक बंदे से कराओगे तो काम सही से नहीं होगा, उस पर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। तो काम को डिवाइड कर दो बंदे की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो काम अच्छे से होगा। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है इक्विटी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉइज को इक्वली ट्रीट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे जेंडर, नेशनैलिटी, क्लास, कलर के बेसिस पर, तो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे, अपना बेस्ट देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही नहीं बने, रिपीटेडली कंटिन्यूअसली टेस्ट करा गया है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं, तब जाके ये प्रिंसिपल्स बने हैं। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, पहली बात तो मैनेजर्स किससे डील करते हैं, ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, एम्प्लॉइज के साथ में डील करते
करते हैं, और एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा होगा उसे हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर बंदे का नेचर अलग अलग होता है। तो ये जो फीचर है ना साइंस का, ये मैनेजमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, पार्शली प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। एप्पल का हमें पता है कि वो गिरेगा तो नीचे ही आएगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन हर बंदे का बिहेवियर अलग अलग है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम प्रॉपर वे में अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वरी करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। तो ये वाला फीचर पार्शली प्रेजेंट है। थर्ड आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखो जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। अगर एप्पल यहाँ पर गिरेगा तो भी वो नीचे ही आएगा, एप्पल यूएसए में गिरेगा तो भी वो नीचे ही आएगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर जगह सेम तरह से अप्लाई होते हैं। प्रेजेंट में भी ऐसा ही हो रहा है, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी यही बातें पढ़ेगी। हमने भी वही बातें पढ़ी थी, आपने भी वही बातें पढ़ी है, आने वाली जनरेशन भी वही बातें पढ़ेगी। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने पड़ते हैं। बिजनेस का एनवायरनमेंट बदल रहा है, हमें बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ में हमारे साइंस मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट as the principles of science, their application and use is not universal। इनका application, इनका use universal नहीं है, इन्हें हमें situation के हिसाब से बदलना पड़ता है। जिस person के साथ में हम डील कर रहे हैं, एम्प्लॉय के साथ में डील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। तो साइंस का ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो आर्ट के तो तीनों हमारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट थे। साइंस के केस में फर्स्ट वाला प्रेजेंट था कि थियोरिटिकल नॉलेज है, सेकेंड वाला पार्शली प्रेजेंट था क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और लास्ट वाला प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि हमें मॉडिफाई करने पड़ते हैं गिवन सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, या फिर मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंस है। समझ में आया? लास्ट हमारे पास में आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या? अब देखो प्रोफेशन के अंदर क्या आते हैं, डॉक्टर्स हो गए, हमारे लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए। ये किस में आते हैं? प्रोफेशन के अंदर आते हैं कि आप उस काम में माहिर हो, आपके पास में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस काम की, आपने उस काम की ट्रेनिंग ले रखी है, और हर कोई उस काम को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर आपने सीए कर रखा है तो ही आप एज अ सीए प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है तो ही आप ऑपरेशन कर सकते हो, तो ही आप दवाइयां दे सकते हो, तो ही आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने एलएलबी कर रखी है, अगर आपने लॉयर की डिग्री ले रखी है तो ही आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हो। इंजीनियरिंग कर रखी है तो ही आप एज एन इंजीनियर काम कर सकते हो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना जरूरी है, आप उस काम में एक्सपर्ट होने चाहिए, माहिर होने चाहिए, आपके पास में ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंट्री यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होती है। अगर आप एमबीबीएस नहीं हो तो आप अपना खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते हो, आप पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, आपने डिग्री ले रखी होनी जरूरी है, आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का होना जरूरी है, आप उस काम में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, माहिर होने चाहिए। तो पहला क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर प्रोफेशन के लिए हमारे पास में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, बहुत सारी किताबें हैं। सीए की पढ़ाई करनी है, बहुत सारी किताबें हैं। सीएस की पढ़ाई करनी है, बहुत सारी किताबें हैं। लॉयर की पढ़ाई करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। सेम ऐसे ही अगर आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है तो भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास में हैं। आप मैनेजमेंट की पढ़ाई स्कूल में भी कर सकते हो, कॉलेज में भी कर सकते हो, एमबीए वगैरह करोगे, अलग अलग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाकर बहुत सारी किताबें, बहुत सारे जर्नल्स, मैगजीन्स वगैरह अवेलेबल हैं जहां से आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हो। तो प्रोफेशन के लिए बहुत सारा स्टडी मटीरियल, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट के लिए भी हमारे पास में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बहुत सारी किताबें, स्टडी मटीरियल अवेलेबल हैं। तो प्रोफेशन का ये फीचर तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। पहला फीचर प्रेजेंट है, बाकी कोई फीचर प्रेजेंट नहीं है। सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, अगर आपको अपना क्लिनिक खोलना है तो आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको एज अ सीए प्रैक्टिस करना है तो आपने सीए कर रखा होना जरूरी है। अगर आपको एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना है तो आपके पास में एलएलबी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आप तभी उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो, या तो आपके पास में डिग्री है या फिर आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है।
लेकिन मैनेजर बनने के लिए कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास में एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। आप अपना खुद का कोई कंपनी खोल लो और खुद वहां पर मैनेजर बन जाओ। आप चाहे 10वीं पास ही क्यों ना हो, आप मैनेजर बन सकते हो ना अपनी कंपनी के। तो मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास में एमबीए की डिग्री हो, वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। लेकिन आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मैनेजर्स उन्हीं लोगों को हायर करती हैं जिनके पास में एमबीए की डिग्री है। तो आज तो प्रोफेशन का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। डिग्री होना कंपलसरी नहीं है, आप बिना डिग्री के भी मैनेजर बन सकते हो। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है प्रोफेशन का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट हो, तो अभी की डेट में नहीं है। थर्ड है हमारे पास में प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो, अगर आप कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उस प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ में एफिलिएट होना पड़ेगा, आपको उस प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ में जुड़ना पड़ेगा। अगर आप सीए कर रहे हो तो आप आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ में जुड़ चुके हो, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, जो आपकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है कि हर कोई एंटर नहीं करता, जो आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेट करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए जरूरी है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हो गया। लॉयर्स के लिए जरूरी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्रोफेशन के लिए जरूरी है कि आप उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन है, उसके साथ में जुड़े हो, जो आपकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है कि हर कोई उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता, जो आपको डिग्री देता है, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, जो आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए भी माना कि बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, जैसे AIMA हो गया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन मैनेजर्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो इन प्रोफेशनल एसोसिएशंस का पार्ट बने। क्या समझे? मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मैनेजर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजर्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो इन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बने। तो ये फीचर भी हमारा प्रोफेशन का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। अब देखो, अगर आप प्रोफेशनल एसोसिएशन के पार्ट हो तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशन आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेट करता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। प्रोफेशन के लिए जरूरी है कि आप उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट हो। सीए के लिए आईसीएआई हो गया, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, डॉक्टर्स के लिए आईसीएमआर वगैरह हो गया। फॉर प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स। कुछ एथिकल कोड्स होते हैं कि आपको उन चीजों को मानना ही पड़ेगा, ये हर प्रोफेशनल को बाउंड करते हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए है कि अगर एक मेल डॉक्टर फीमेल पेशेंट को चेक कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, तो पास में फीमेल नर्स का होना जरूरी है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया प्रोफेशनल एसोसिएशंस तो हैं, AIMA वगैरह हैं, लेकिन मैनेजर्स के लिए जरूरी नहीं है ना कि वो उन प्रोफेशनल एसोसिएशंस का पार्ट बने। तो मैनेजर्स के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो उन प्रोफेशनल एसोसिएशंस के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। बट देयर इज नो कंपल्शन फॉर मैनेजर्स टू बी मेंबर्स ऑफ सच एन एसोसिएशन। पीछे पड़ा था, मैनेजर्स के लिए जरूरी नहीं है वो उन एसोसिएशंस के मेंबर्स बने और उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। तो ये फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। लास्ट है सर्विस मोटिव। देखो, हर प्रोफेशन का मेन मकसद होता है अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना, बहुत ही डेडिकेशन के साथ में अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना। डॉक्टर्स का मेन मकसद है अपने पेशेंट्स को सर्विस देना, हमारा मेन मकसद है आप लोगों को अपने स्टूडेंट्स को सर्विस देना। सीए का मकसद है अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना, आर्किटेक्ट का काम है अपने क्लाइंट्स को सर्विस वगैरह देना। ठीक है, हालांकि थ्योरेटिकली हम बोलते हैं सर्विस देने का काम है, प्रैक्टिकली हमें भी पता है अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो पहले यही बोला जाएगा फॉर्म भरो, फीस डिपॉजिट करवाओ, तभी आपको अंदर लिया जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट में हम बोलते हैं मैनेजमेंट का मेन काम अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना नहीं होता, मैनेजमेंट का मेन काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेल्स मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का मकसद सर्विस देना भी हो सकता है। तो याद रखना, प्रोफेशन का मेन मकसद होता है अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना, पैसा कमाना नहीं। लेकिन मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का गोल पैसा कमाना हो, सेल्स मैक्सिमाइज करना हो, सर्विस देना हो, कुछ भी हो। तो ये फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? आर्ट के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट क्या है? एक प्योर आर्ट है। साइंस के जब हम लोगों ने फीचर्स देखे तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला? एक फीचर प्रेजेंट था, एक फीचर प्रेजेंट नहीं था और बीच वाला पार्शियली प्रेजेंट था। तो मैनेजमेंट क्या है हमारा? इन एग्जैक्ट साइंस है या फिर सोशल साइंस है।
और जब हम लोगों ने प्रोफेशन की बात करी तो हम लोगों ने देखा सिर्फ एक ही फीचर प्रेजेंट है, बाकी फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में प्रोफेशन बन सकता है, क्योंकि हम एमबीए डिग्री होल्डर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपनीज के अंदर। अब इस चैप्टर की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, हम लोग बात करेंगे एक तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, और साथ में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देन इस चैप्टर की एक क्लास और लगाएंगे फोर्थ क्लास में, जिसमें हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस। तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। लग रहा है नेहा मैम अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही है तो कॉमेंट करके बताना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। आई विल सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।